ये पॉइंट आप आंसर लिख के आना। जो चीज़ अभी मैंने बताया है कि मेसोपोटामिया एक शहरीकरण था, शहर में तांबा, सोना, चांदी, औजार, इन सबों की पत्थर की कमी थी, लेकिन उन लोगों को वो चीज़ चाहिए था। जैसे किसान है, किसान को क्या चाहिए? औजार चाहिए, लेकिन उनके पास औजार बनाने के लिए पत्थर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से? तुर्की से और ईरान की खाड़ी के द्वारा मंगवाते थे, पार के देशों से मंगवाते। मेरे भाई, आप लोग के सामने ये मेसोपोटामिया के जो पार्ट थर्ड है, जो आपका हिंदी मीडियम में है, जहां तक हमने पार्ट 2 छोड़ा था। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, ये पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम्स में ये सारे जितने टॉपिक बचे हुए हैं ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो जरूर देख लेना, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाए। और अभी तक जितनी चीजें हमने डिस्कस की है वो आपको पता है कि टू द पॉइंट एनसीईआरटी के हमने डिस्कस की है, जो आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए और एग्जामिनर को एग्जैक्टली जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे लाके दिया है। तो आपका काम खत्म। आपका सिर्फ इतना काम है, कंप्लीट लीड लगाना है। 10-10, 15-15 मिनट के सेशन है, 1.5x पे देखने ही, और जो कीवर्ड्स मिलेंगे आपको उसे नोट डाउन कर लेना है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और ये पार्ट 3 में आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। आप फटाफट से देख लो, और नए हो तो लाइक कर दो, ठीक है भाई। देखो, पहला है शहरी जीवन का विशेषताएं। मतलब कि मेसोपोटामिया में हमने देखा कि वहां पे किस तरीके का जीवन था, किस तरीके पढ़ना लिखना, साहित्य के बारे में पता चला, किस तरह से व्यापार के बारे में पता चला, किस तरीके से वहां के लोग अपनी जीवन मर्रा को चलाते थे। उसी तरीके का देखते हैं, जब वो शहर बन गया, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो गया। जैसे आप लोग, हम लोग शहर में रहते हैं, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि किस स्टेट से हो आप लोग, वो देखो कि वो आपके आसपास शहरीकरण है या नहीं है, अर्बनाइजेशन है या नहीं है। कमेंट करके चाहिए मुझे आप सभी का एड्रेस नहीं बताना, बस स्टेट बता दो, ठीक है भाई। तो ये हो गया जो शहरी जीवन था उसकी विशेषताएं। आप जानते हो शहर में क्या होता है, हमें हर चीज अवेलेबल होता है। शहरी विशेषताएं का मतलब होता है आपके पास ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे जिस तरह से आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है, अर्बनाइजेशन के अंदर में लेबर डिवीजन होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो शहर में काम करने का मकसद होता है, लेबर अलग होता है, मिस्त्री अलग होता है, ठेकेदार अलग होता है। समझ रहे हो बात को? मतलब सबका स्टेटस अलग अलग होता है, सबको डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह से शहरीकरण जो कि मेसोपोटामिया के अंदर में था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है वो चीज हमें मिल जाती है। मतलब ये मत सोचना क्लास में अगर आप किसी को चाहते तो वो मिल जाए, ऐसा मत करना, ठीक है। शहरीकरण में आप जो चीज चाहते हो वो मिल जाता है, ठीक है। डोंट बी टेक टू मच सीरियस, ओके मेरे भाई। विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। कहने का मतलब क्या हो गया, शहर में अगर मान लो कि पड़ोसन में कोई दोस्ती हो गई तो वो एक दूसरे को चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन गांव में एक दूसरे से चीज एक्सचेंज करेंगे तो डाउट करेगा कोई। समझ रहे हो, हमारे गांव बिहार यार में ऐसा ही होता है, डाउट करने लग जाते लोग। समझ रहे हो बात को? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, आपस में लेन देन के माध्यम जुड़े रहते थे कि भाई आपस में चलता रहता इतना। फिर कह रहा शहरी विनिर्माताओं, जो विनिर्माता होता विनिर्माण करते थे, ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें विभिन्न जगहों से आती थी। तो शहरीकरण में क्या है, हमें अगर मान लो किसी चीज की जरूरत होती है तो कोई चीज इधर से आता है, कोई चीज इधर से आता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप चीजों को मंगा सकते हो क्योंकि आपके पास अवेलेबल है सारी रिसोर्सेस। सेम कंडीशन जो कि मेसोपोटामिया में था, वहां पे लकड़ी, पत्थर, ये वो सारी की सारी चीजें जितना उन लोगों को चाहिए अलग अलग स्टेट या अलग अलग जगहों से वो मंगवा लेते थे। समझ रहे हो बात को? जिसमें कि आप यहाँ का देख सकते हो कि शहरी जीवन कैसा था। ये आपके सामने ये सारे यहाँ पे देख रहे हो, ये नदी के द्वारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये इनके डॉकयार्ड हुआ करते थे। समझ रहे हो बात को? अगला पॉइंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि आपके सामने ये मैप दिख रहा है। इस मैप के थ्रू हम सारी चीजों को समझेंगे किस तरीके के ये सारे हमारे मतलब मेन फंक्शंस करते थे। मेरे भाई आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट मांगो, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही, मतलब कि किस तरीके से माल का आवाजाही था मेसोपोटामिया की सिटी में। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे कह रहा मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखो मेसोपोटामिया इतनी सारी चीजें हो गई, अर्बनाइज हो गया, शहरीकरण हो गया,
एक एग्जाम्पल समझो, आप शहर में रह रहे हो, सपोज करो दिल्ली महाराष्ट्र में आप रह रहे हो, आप दाल आटा चीनी सब खरीद के ला रहे हो, हाँ या ना, समझ रहे हो बात को। उसी तरीके से अगर आप समझो ये कि मैं भाई गेहूं यहीं पे दिल्ली में उगाऊं, क्या आपके पास खेत है? नहीं है ना। उसी तरीके से मेसोपोटामिया इस तरह से अर्बनाइज हो गया था, इस तरह से शहरीकरण हो गया था, चाहे वहां पे राजा हो या प्रजा हो, गरीब हो या अमीर हो, वहां पे संसाधन की कमी पड़ जाती थी। कैसे? अगर सपोज करो अभी लॉकडाउन लग जाता है तो क्या हमें आटा चावल मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभाव हो गया। लेकिन उसी तरीके से अगर गांव में है तो गांव में चक्की बने होते, पिसे हुए रहते, स्टॉक रहते, क्योंकि अपने खेत होते। सेम कंडीशन था यहाँ पे मेसोपोटामिया के। वहां पे मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन, चाहे जितने भी समृद्ध लोग रहे हो, जितने भी अमीर लोग रहे हो, उनके यहाँ खाद्य संसाधनों की अभाव था, मतलब कमियां थी। उसके बाद देखो दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। क्यों? क्योंकि देखो उत्तर, ये आपको मैंने मैप के थ्रू क्या बताया था, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये साउथ में आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता था। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको पार्ट 2 में बताया था कि ये रेगिस्तान के थ्रू वहाँ पे छोटे छोटे पानी लेके सारे सिस्टम बैठा लेते थे। समझ रहे हो बात को। अगला देखो कह रहा इराकी खजूर और जो पॉपुलर था, पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई भी खास अच्छी नहीं थी। कहने का मतलब क्या था, वहां पे हर एक चीज का शॉर्टेज था मेसोपोटामिया के अंदर में। कभी ये मत सोच देना मेसोपोटामिया था तो सब कुछ अवेलेबल था, क्योंकि वो शहरीकरण था। जिस तरह से शहर के अंदर में चीजों का शॉर्टेज होता है, उसी तरीके से वहां पे भी था, क्योंकि एक शहर की वैल्यू दिख रही है। और आगे आपको पता चलेगा, मैंने शुरुआत वाले पार्ट में क्या बोला था, जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे मेसोपोटामिया की एक और भी इसके IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उससे बड़ा शहर था इनका। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है जो आज ज्वेलरी लोग पहनते हैं, वहीं से सारी चीजों को पता चला था। अभी हम उसको भी डिस्कस करके बताएंगे आपको, उसकी टेंशन मत लो। कह रहा औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं था। क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर में गहने धातु बनाने के लिए अवेलेबल नहीं थे। क्यों? लेकिन यही चीज अगर IVC में चले जाओगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे औजार की बात करें, गहने की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, हर एक चीज पाएगा था। इवन चूड़ियां जो आजकल घर में हमारे जो पहनती है ना, वो सारे के सारे वो भी वहीं पे पाए गए थे। समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट याद रखना। कह रहा मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, राग, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और इराक तथा खाड़ी के पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि अन्न उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर आप चाहते हो एक बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखना, उन बेस्ट आंसर के लिए आपके पास बेस्ट कीवर्ड होना जरूरी है। समझ रहे हो बात को। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे आप वहां पे, मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, राग, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और इराक की खाड़ी द्वारा मंगाया जाता था। तो आप क्या समझे, मेसोपोटामिया के लोग शहरीकरण थे, शहरी में रहते थे, शहर बन गया था। वहां पे पत्थर, लकड़ी, कपड़े, ये उसके वहां नहीं होता था। वो क्या करते, इराक और यहाँ पे इराक और ईरान और तुर्की से मंगवाते थे, उनके खाड़ी से। तो उसके बदले क्या देते थे ये लोग उनको कपड़े देते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर में कपड़े ज़्यादा उगाए जाते थे, खनिज ज़्यादा उगाए, कपड़े, अन्य कपड़े हो गए, कृषि, और ये सारी चीज़ें उनके वहाँ ज़्यादा मात्रा में होता था, तो ये लोग उनको देते। इसे बार्टर सिस्टम कहते थे। ये पॉइंट आप आंसर लिख के आना। जो चीज़ अभी मैंने बताया है कि मेसोपोटामिया एक शहरीकरण था, शहर में तांबा, सोना, चांदी, औजार, इन सबों की पत्थर की कमी थी, लेकिन उन लोगों को वो चीज़ चाहिए था। जैसे किसान है, किसान को क्या चाहिए, औजार चाहिए, लेकिन उनके पास औजार बनाने के लिए पत्थर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से, तुर्की से और ईरान की खाड़ी के द्वारा मंगवाते थे, पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वो अपना कपड़ा और कृषि से रिलेटेड चीजें उनको देते थे। समझ रहे हो बात को। तो ये मेन पॉइंट था आपके लिए मेरे भाई। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे नीचे ये वाला एरिया था, ये टिग्रिस वाला एरिया था, तो ये लोग क्या करते थे, इन सब एरिया से मंगा के इसको एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम कह सकते हो इसे, चीज के बदले चीज का लेन देन। ठीक है। और देखो यहाँ पे परिवहन क्या था इन लोगों का, मतलब कि देखो ये जो हमारा
आपके सामने दिख रहा है, ये गॉडेस अभी दिखाएंगे भाई क्या क्या इसके मतलब क्या है। तो देखो परिवहन क्या है, परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। एक क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाए मेसोपोटामिया के अंदर में परिवहन संसाधन कैसा था, मतलब कैसा था, ये नहीं कि वहां पे भाई ओडी मर्सिडीज चलती थी ड्र ऐसे करके, ऐसा कुछ भी ना था, समझ गए भाई। परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जलमार्ग था। क्या था भाई, जलमार्ग। जिस तरह से अभी दिल्ली में जलमग्न हो गया है, समझ रहे हो, झीलों का शहर बना रहे थे। अब मुझे नहीं पता कौन सा झीलों का शहर बना रहे थे केजरीवाल जी, अगर उनको पता चले तो थोड़ा सा उनको बताओ कि जिस तरीके से लोगों का मतलब यहाँ पे वो शोषण कर रहे हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि 2024 का इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई समझ रहे हो बात को, यहाँ पे परिवहन का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग था, मतलब कि जल पानी के द्वारा। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, टिग्रिस यूफ्रेट्स, इन दो रिवर में से कौन सा रिवर था जो सबसे ज़्यादा ट्रेड के लिए फेमस था? कमेंट चाहिए भाई आप सभी को। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत बार बोल चुका हूँ, मेसोपोटामिया शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख संसाधन होने का कारण था। तो ये भी पॉइंट आप बिल्कुल छाप देना पेपर में कि मेसोपोटामिया के अंदर जो संसाधन था, ट्रांसपोर्टेशन था, सबसे ज़्यादा उनके लिए क्या था? वाटर। क्या था? वाटर, जलमार्ग। ठीक है भाई। और मेसोपोटामिया का मंदिर क्या भाई? मंदिर आप जैसे समझते हो कि जिस तरीके से शहरों के अंदर में मंदिरें होती है, आप एमपी चले जाओ, उज्जैन मंदिर मिलेगा आपको, महाकाल का। सन आफ्टर आप चले जाओ उत्तराखंड, आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, हरिद्वार। ये मतलब क्या होता है, जो भी शहर होता है, इन शहरों में बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिरें होते हैं, उनका पूजा पाठ किया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो मेरे भाई इसी तरह से मेसोपोटामिया के अंदर में भी था, जो कि आपको मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। और यहाँ की जो माता थे, ये प्यार और लड़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ध्यान सुनो, मेसोपोटामिया के कुछ आरंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। कहने का मतलब क्या हो गया, मेसोपोटामिया में जो मंदिर थे, मंदिर सेम ही थे, जो नॉर्मल घर होते वैसे थे, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर था, बनावटी थी, वो अलग था। बस यही फर्क था मेसोपोटामिया के मंदिर में। जैसे हम लोग घर में मंदिर रखते हैं, लेकिन घर में मंदिर रखते लेकिन हम सजा देते हैं, सेम उसी तरीके से कंडीशन है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन जो उनका मतलब जो दीवारें थी, दीवार अंदर से बाहर की ओर मुड़े हुए थे। समझ के बात को? जैसे यहाँ पे देखो उर, क्या लिखा है यहाँ पे? उर। तो ये जो उर वाले थे, उर इंद्र देवता के लिए माना जाता था, मतलब कि उर जो देवी देवता होते थे इंद्र देवता के लिए होता था। और इन्ना जो होता है प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। इन्ना मतलब ये देख रहे हो, ये हमारी इन्ना माता है। कौन है? इन्ना माता है, जो कि आप ये भाई कुछ और मत समझना, इन्ना माता की तस्वीर है। उनके जमाने में ऐसे ही हुआ करते थे, खास करके ये ना कपड़े पहन रखे हैं, समझ रहे हो बात को? और ये ड्रैगन भी है, साइड में देख लेना यहाँ पे। तो ये पॉइंट याद रखना, इन्ना जो है, इन्ना भी बोलते भाई, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ये, इन्ना प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। अगर आपको प्यार चाहिए, उस देवी माता के पास चले जाओ। अगर आपको युद्ध चाहिए, उस देवी माता के पास चले जाओ। आप युद्ध कैसे छिड़ता है? प्यार की वजह से ही छिड़ता है, हमारी नहीं तो किसी और की नहीं। सेम यही कंडीशन था मेसोपोटामिया में। समझ रहे भाई? एवरीथिंग्स फेयर, लव एंड वॉर, सब कुछ जायज है, प्यार और इसमें। ये किसने कहा? इन्ना देवी का कहना था। यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे, और ये कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था। तो ये पॉइंट याद रखना, ये कैसे बने होते थे इनके मंदिरे? कच्ची ईंटों के। किसके भाई? कच्ची ईंटों के। ये पॉइंट समझा लो। लेकिन उनका ईमान बहुत पक्का होता था, जिससे मोहब्बत करते थे तो बस मोहब्बत कर ही लेते थे मेरे भाई। देखो इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं और निवास स्थान थे। जैसे उर को इंद्र देवता था, और यहाँ पे इन्ना को प्रेम और युद्ध की देवी थी। एक नंबर में अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेसोपोटामिया के अंदर में प्यार और युद्ध की देवी किसे कहते थे, और ये भी बता देना आप किसको कहते थे, कमेंट करके भी बता दो, एक बार याद रह जाएगा। ये कह रहा मंदिरों ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। जैसे होता है ना भाई, गांव घर में देखा होगा अपने, या मंदिरों के आगे कितने सारे स्पेस बने होते हैं। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। उनका कहने का मतलब क्या है कि जो मंदिर है, मंदिर
मंदिर भी किसी देवता का घर ही है तो नॉर्मल बनाया जाए, इस तरीके का उनका माइंडसेट था, समझ रहे हो। और वहीं से सारी चीज़ों को लेके 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 भाई आज डेवलपमेंट कर लिया पूरे वर्ल्ड में। कह रहा मंदिरों की बाहरी दीवारों पर कुछ खास अंतरालों के बाद भी भीतर बाहर की ओर मुड़ी होती थी और यहाँ मंदिरों की विशेषता थी। वहाँ पे मंदिरों की क्या विशेषता थी? मंदिरों की विशेषता थी जो बाहर के अंदर और मुड़ी रहती थी दीवारें, समझ रहे हो बात को। अगला पॉइंट देखो, कह रहा देवता जो देवता थे उनका पूजा कैसे होता था। जैसे मान लो आप महाकाल को भाई मानते हो तो क्या चढ़ाने जाते हो? भांग है भाई, गांजा, ठीक भाई, चरस, ये सब समझा, दही, ये सारी चीज़ें हम भोलेनाथ को चढ़ाते क्योंकि भोलेनाथ अपने है ही मगन, ठीक है भाई। तो देवता पूजा केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए इत्र मतलब अन्न, दही, मछली ले जाते थे और आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य और स्थानीय लोगों के पशु धन का स्वामी माना जाता था क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वही सारे के सारे देवी देवता पूरे मेसोपोटामिया को सिक्योर करके रखते थे, समझ रहे हो बात को। तो ये एक सबसे तगड़ा पॉइंट था, समझ रहे हो बात को। यहाँ से अगला, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने के लिए प्रक्रिया जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों का बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जैसे गांव कस्बे में किसी के पास जगह जमीन नहीं होता तो वो मंदिर के पास आके अपना काम धंधा निपटा लेते हैं। उसी तरीके से मेसोपोटामिया के अंदर में जो लेबर थे, मजदूर थे, उनको जब कोई सी चीज़ की जरूरत होती थी तो मंदिरों के पास आके अपना काम निपटा लेते थे, समझ गए बातों को। चलो भाई आगे देखो, जो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। कह रहे समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुग यूरोप में पहुँचा। कहने का मतलब क्या है, इस समय का यह विभाजन सिकंदर महान, आप जानते हो सिकंदर महान जो कि अखंड भारत का नींव रखा था, वो कौन थे? सिकंदर महान। और उसी ने सबसे पहले, और एक पॉइंट याद रखना, सिकंदर महान जो यहाँ पे मतलब कि मेसोपोटामिया जो आज रोम कह सकते हो, वहाँ के बेबीलोन अभी जो देख रहे हो ना, यहाँ पे ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट रखना, ये धीरे धीरे ये चीज़ें कहाँ पहुँच गया था? मध्ययुग यूरोप में पहुँच गया था, क्योंकि इसके धीरे धीरे जब ही तो यूरोप आज इतना डेवलप है। अगला है देखो, क्या है यहाँ पे, गिलोमिस उरुक नगर का शासक था। कौन था भाई? गिल्गोमिस। क्या था भाई? गिल्गोमिस। एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा कि गिल्गोमिस कौन था। तो गिल्गोमिस उरुक नामक नगर का शासक था, महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों पर अपना अधीन कर लिया था। मतलब आप कह सकते हो मुगल के समय में अकबर था। कौन था? अकबर। मुगल में अकबर ही एक ऐसा था जो जीरो पढ़ा लिखा था, अनपढ़ होने के बाद सबसे बेस्ट सत्ता निभाया था। आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, मिडावल हिस्ट्री आएगा, उसमें आपको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बिंदास हो जाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इधर सेट हो जाएगा और बड़ा एग्जाम निकालने की सोचो, छोटे मोटे एग्जाम नहीं, समझ रहे हो बात को। और एक पॉइंट और बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पे लेबर डिवीजन किया जाता है उसी तरह से हमारे शहरों में आजकल हमारी लाइफ में भी इसी तरह से चीज़ें की जाती है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ के लिए एक पॉइंट डिसीजन लो, आपको अपनी गरीबी खत्म करनी है। मेरे भाई याद रखना, गरीबों का कोई भी दोस्त नहीं होता है, चाहे आप शहर में रहते हो या नगर में रहते हो, कहीं पर रहते हो, गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता है, याद रखना। और मेसोपोटामिया में ये चीज़ सिखा दी है कि गरीबों का कोई दोस्त नहीं है, समझ रहे हो। गरीब होना बहुत बड़ा अभिशाप है भाई, बहुत बड़ा गंदा रोग है ये, कोई पास नहीं बैठाता ना कोई मुंह लगाता है, ये पॉइंट याद रखना। और अमीर के कुत्तों से भी लोग प्यार करते हैं, ये पॉइंट याद रखना। और ये मेसोपोटामिया में हमें सीखने को मिला। हिस्ट्री का मतलब क्या, आप उस चीज़ से सीख सको, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट याद रखना, अपने को सबसे पहले अमीर होना, फाइनेंशियल फ्री करना लाइफ में, इसलिए आज शिद्दत से पढ़ो, बिल्कुल दी जान लगा दो, जिससे कि घर वाले भी एक दिन प्राउड करें, तेरे पे तो भरोसा ना होता तो तू ये कर पाएगा, बट आपको प्रूव करना है, ठीक है भाई, प्रूव करना है, रोज अपने आप को इंप्रूव करना है। मेरे शेर से न्यू प्रॉमिस चाहिए आप लोगों का, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे असीरियाई शासक, अब क्या था, असीरियाई वहाँ के लोग थे, असीरियाई शासक मतलब असुर बनीपाल था। कौन था? असीरियाई शासक कौन था? जो असीरिया एक शहर था वहाँ कौन था? असुर बनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकों में मंगवा कर निवनेब में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। अब देखो वहाँ के राजा लोग जो थे पढ़ने लिखने भी सबसे आगे थे, साहित्य को सबसे ज़्यादा मानते थे, क्योंकि मैथ्स का भी उनका कैलकुलेशन का भी सारा मैटर आ गया था। तो वहाँ पे धीरे धीरे पुस्तकालय स्थापित किया गया। अगर कहीं पूछते सबसे पहला पुस्तकालय वहाँ पे कहाँ बना था, तो आर्सिया में बना था। आर्सिया के शासक ने बनवाया था, जिसका नाम था असुर बनीपाल। क्या नाम था भाई? असुर बनीपाल। एक लास्ट पर्सन याद रखना,
जो आपका ये नोबोपोलास्कर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को अर्सिया आधिपत्य से मुक्त कराया था। बेबीलोनिया को आर्सियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बेबीलोन को, जो बेबीलोन जगह था, शहर था, सिटी थी, उनको फ्री किसने करवाया था? तो बेबीलोनिया को अर्सियाई, जिन्होंने अर्सियाई के शासक अशुरबनीपाल ने कब्जा कर रखा था, उसे मुक्त करवाया था। किसने? नोबोपोलासार ने। किसने? नोबोपोलासार ने 625 ईस्वी में। ये भी पॉइंट याद रखना। और 3100 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बन रहा और नेबोडिसस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो ये भी पॉइंट याद रखना। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का एक अंतिम शासक था। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि जो ये हमारा बेबीलोन है, बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबोडिनस था। ये आपके MCQ में आ सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये आपके देख रहे हो कि ये आपके कौन है? ये आपके मेसोपोटामिया का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जो आपको ये मेसोपोटामिया की, जैसे अर्सिया हो गया, यहाँ पे अर्सिया, फिर ये बेबीलोनिया। अर्सिया के शासक ने बेबीलोनिया पे कब्जा कर रखा था, तो इसको उन्होंने ही हटाया। लास्ट में नेबोडिकस, जो कि बेबीलोन का लास्ट आपका एम्पायर था, वो भी याद रखना। यहाँ पे सुमेर लोग नीचे रहते थे। ये उर्क शहर था, इरुदु था। ये धीरे धीरे ये आपके टिग्रिस रिवर थे, ये आपके यूफ्रेट्स रिवर थे, जो यहाँ से बहते थे। और इस जगह पे आपके ये आपके अरब वो वाला हो गया, कहते हैं यार, अरब जो वाटर वाला, जो अरेबियन हो गया, जो एक अरब हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपके इराक मॉडर्न और यहाँ पे तोरस माउंटेन थे। तो ये मेरे भाई आपके सामने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके यहाँ पे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर था। हिस्ट्री कम समझ आती है, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों वीडियो देख लेना। प्लेलिस्ट में सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको तीनों वीडियो 110% समझ आएगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच। एंड बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, बस नए हो सब्सक्राइब कर लेना। 11वीं 12वीं डंका बजा देंगे टिल कॉलेज। और जीवन में भाई कोई भी गाइडेंस की नीड हो, आप लोग फॉलो कर लो, कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब कुछ अवेलेबल है। समझ रहे हो? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।